पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास कई वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के निशान रखता है। तापमान विकिरण के स्तर में भिन्नता और ग्रह के वायुमंडल की संरचना कुछ प्रजातियों के लिए एक निर्णय और दूसरों के लिए एक विकासवादी प्रेरणा साबित हुई है। कुछ प्रमुख विलुप्त होने से 90% तक का सफाया हो गया है। पिछले 500 मिलियन वर्षों में ग्रह पर जीवन को विलुप्त होने के कगार पर लाने वाली हमारे समय की प्रजातियों में से 5 ऐसी वैश्विक आपदाएं हुई हैं और अभी आंकड़ों के अनुसार छठा एक प्रगति और सबसे तेज है। अपने पाठ्यक्रम को चलाने के संदर्भ में ज्ञात है कि हमारे ग्रह पर क्या हो रहा है और इसका जीवमंडल इतनी तेजी से क्यों नष्ट हो रहा है। आइए यह पता लगाने की कोशिश करें कि किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तरह पृथ्वी की जलवायु बड़ी संख्या में कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है। इनमें से कुछ हैं बाहरी हैं, जैसे कि सेलुलर गतिविधि में बदलाव या ग्रह की कक्षा की लयबद्ध विकृति अन्य पृथ्वी के कारण ही होती हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए कि अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या उम्मीद की जाए, हमें दसियों पीछे की यात्रा करने की आवश्यकता है। यह जानने के लिए कि लाखों वर्षों में हमारे ग्रह का चेहरा कैसे बदल रहा था और कौन से कारक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहे थे। अभी आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं जो 500 मिलियन वर्षों में हमारे ग्रह के औसत तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। दुनिया भर में उत्खनन के डेटा के साथ वैज्ञानिक प्रत्येक अवधि में पृथ्वी की जलवायु का सटीक निर्धारण करने में सक्षम हुए हैं। बड़ी तस्वीर को देखकर यह देखना आसान है कि लंबे और गर्म अंतराल के बाद शीतलन की छोटी अवधि होती थी। इन अवधियों के दौरान, जिन्हें हिमयुग कहा जाता है, जलवायु शुष्क थी, तापमान कम था और हमारे ग्रह के मोतियों पर बर्फ की परतें उसी तरह बन रही थीं जैसी वे अब दिखती हैं। हमारे ग्रह के औसत तापमान में प्रत्येक वैश्विक परिवर्तन इसके निवासियों के लिए एक परीक्षण था, हर किसी के लिए नहीं। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले इसे विदेशी बना दिया गया था। 10 किलोमीटर का एक विशाल क्षुद्र ग्रह तेजी से हमारे ग्रह की ओर आ रहा है। कुछ ही मिनटों के बाद यह वायुमंडल को छेदता है और सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसकी शक्ति का एक निश्चित विस्फोट होता है। लाखों थर्मोन्यूक्लियर बम पृथ्वी को हिला देते हैं। हिंसक शॉकवेव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और चट्टानें नष्ट हो जाती हैं, जिससे लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। कई चट्टानी टुकड़े वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं, जो बाद में विस्फोट के कारण हजारों किलोमीटर दूर ग्रह पर वापस गिरते हैं। व्यापक जंगल की आग संगीत माना जाता है कि सदमे की लहर पूरे ग्रह के चारों ओर घूम गई है, जिससे इसके सबसे दूर के क्षेत्रों में भूकंप आए हैं पहुंचता है, जबकि एक विशाल सुनामी ने महाद्वीपों के तटों को नष्ट कर दिया। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदते हुए सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुस गए। 15 ट्रिलियन टन सूट और धूल हवा में सोख ली गई और कई वर्षों तक पृथ्वी पर उड़ गई। हमारे ग्रह को सामान्य से बहुत कम सूरज की रोशनी मिली, जिसके कारण शोध के अनुसार नाटकीय शीतलन आपदा के बाद कम से कम 16 वर्षों तक ग्रह का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो अब की तुलना में 11 डिग्री कम है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश स्थलीय और जलीय पौधे विलुप्त हो गए, जिससे जानवरों के बीच भारी अकाल पड़ा। उड़ने में असमर्थ डायनासोर और जलीय छिपकलियों सहित 25 किलो से अधिक वजन वाले लगभग सभी जीव पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। कुछ इस तबाही से बच नहीं पाए, अन्य इसके परिणामों का शिकार हो गए। इस प्रकार सेनोजॉइक में एक नए युग की शुरुआत हुई। हमारे ग्रह के अगले 10 मिलियन वर्षों के इतिहास को पेलियोक युग के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी इस प्रलयकारी घटना से उबर रही थी। ज्वालामुखीय राख के बादल धीरे धीरे छंट गए और तापमान तेजी से बढ़ गया। चरण दर चरण आरामदायक स्तर तक जीवन ने ग्रह के बैरन एक्सप्रेस को फिर से आबाद किया, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से अलग प्रजाति के फूल, पौधे, स्तनधारी और पक्षी थे। पेलियोसीन के अंत को तापमान में तेजी से वृद्धि के रूप में चिह्नित किया गया था, जो इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार था। ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी अटलांटिक महासागर में भारी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा गया, जिसकी सांद्रता प्रति मिलियन 2000 भाग थी, जो आज के स्तर से 5 गुना अधिक है। इसे वार्मिंग माना जाता है। एक नए युग की शुरुआत, जिसे वायु परिदृश्य कहा जाता है,
यह लगभग 56 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 22 मिलियन वर्षों तक बना रहा। इस दौरान हमारे ग्रह का औसत तापमान आज की तुलना में काफी अधिक था, कभी कभी तो 28 डिग्री सेल्सियस तक भी उच्च था। जीवाश्मिकीय साक्ष्य बताते हैं वर्ष के दृश्य के दौरान अधिकांश भूमि की जलवायु उष्णकटिबंधीय और घने चौड़े पत्तों वाले जंगलों के करीब थी, जो उस समय ध्रुवीय वृत्तों तक पहुंच गई थी, जहां ताड़ और गर्मी प्रेमी सरीसृपों को आज के क्षेत्र में निवास करने के लिए जाना जाता है। यूरोप इसका मुख्य कारण महाद्वीपों की अनुकूल स्थिति माना जाता है। उस समय उत्तर और दक्षिण अमेरिका चौड़ी जलडमरू मध्य द्वारा अलग हो गए थे। यूरेशिया ने अभी तक भूमध्य रेखीय धाराओं से संपर्क नहीं बनाया था और वायुमंडलीय धाराएं पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए स्वतंत्र थीं, अपेक्षाकृत गर्मी वितरित कर रही थीं। समान रूप से इसके अलावा विघटित कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर को बनाए रखा, जिससे हल्की परिस्थितियों के कारण जलवायु को गर्म रहने में मदद मिली। और इस समय के खाद्य स्तनधारियों की प्रचुरता में बरोज और ट्रीटॉप्स में छिपे छोटे मार्सुपियल से लेकर दसियों टन वजन वाले राजसी दिग्गजों तक की वृद्धि देखी गई। यह भी इसी अवधि के दौरान था कि आज के अधिकांश स्तनधारियों के पूर्वज प्राचीन प्राइमेट, सीतासियन और कृंतक दिखाई दिए। हालांकि उनका चेहरा पृथ्वी धीरे धीरे बदलती रही, लेकिन उत्तरी जल में जलीय फर्न झोला के प्रसार के कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में धीरे धीरे गिरावट आई और धीरे धीरे ठंडा हुआ और लगभग 34.35 मिलियन वर्ष पहले वहां इस अवधि के दौरान तापमान ग्राफ में एक अप्रत्याशित तेज गिरावट आई है। युगों में कान के दृश्य और ओलिगेसी के बीच की सीमा पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। सबसे पहले महाद्वीपों के टकराव के कारण हिमालय जैसी राजसी पर्वत श्रृंखलाएं आसमान तक पहुंच गईं। आल्प्स, कार्पेथियन और एपलाचियन पर्वत वायुमंडल में वायुधाराओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे जीवाश्मों के विश्लेषण से पता चला है कि इसी समय C4 नामक एक नए प्रकार का प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ था। पौधों के बीच सक्रिय रूप से फैलने से यह पिछले प्रकार की प्रतिक्रिया की तुलना में अधिक कुशल साबित हुआ और इससे धीरे धीरे वायुमंडलीय ऑक्सीजन सांद्रता में आज के स्तर तक 2 से 3% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई। ग्रीनहाउस प्रभाव का कमजोर होना और तापमान में वैश्विक गिरावट। तीसरा, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच यह गड़बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ता की ताकतें पैदा हुईं। पृथ्वी के घूमने से एक बंद महासागरीय धारा का निर्माण हुआ, जिसने हमारे ग्रह के सबसे दक्षिणी महाद्वीप को एक घुमावदार नाली में घेर लिया। उनकी धाराओं ने एक अभेद्य अवरोध भी बनाया, जिसने गर्म हवाओं को अंटार्कटिका में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप पर तापमान तेजी से गिरना शुरू हो गया और अंत तक पेलियोजीन, इसके हरे भरे जंगलों को तेजी से बढ़ते ग्लेशियरों द्वारा स्थायी रूप से बदल दिया गया था। इन सभी घटनाओं ने एक नए युग की शुरुआत की। ऑनलिगर दृश्य यह लगभग 11 मिलियन वर्षों तक कायम रहा, जिसके दौरान हमारी जलवायु ग्रह अपेक्षाकृत स्थिर, शुष्क और ठंडा था और साथ ही आज की तुलना में काफी अधिक गर्म था। यह प्रवृत्ति अगले युग माया दृश्य की शुरुआत में जारी रही। हालांकि लगभग 14 मिलियन वर्ष पहले ग्राफ पर हम एक और अचानक शीतलन देखते हैं। इसे मध्य मायोसीन कहा जाता है। विघटन, और ऐसा माना जाता है कि यह 2 कारकों के संयोजन के कारण हुआ है। सबसे पहले पृथ्वी अपनी कक्षीय गति में एक बार फिर तथाकथित मिलनकोविक चक्र के कोड चरण में प्रवेश कर गई। मेलानकोविक चक्र सौर की मात्रा में आवधिक उतार चढ़ाव है। पृथ्वी की धुरी और उसकी कक्षा की स्थिति में परिवर्तन के आधार पर हमारे ग्रह तक पहुंचने वाली ऊर्जा, जब पृथ्वी की कक्षा की विलक्षणता उच्च मूल्यों तक पहुंचती है और शीतकालीन संक्रांति पेरिहेलियन के साथ मेल खाती है, तो ग्रह की जलवायु काफी ठंडी हो जाती है। यही 14 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इस ठंडे वनों के परिणाम स्वरूप मध्य मायोसीन व्यवधान में गिरावट आई और बड़े पैमाने पर सवाना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और इसने C4 प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके फूल वाले पौधों के प्रसार को अधिक लचीला और प्रेरित किया। प्रतिस्पर्धी लोगों के परिणाम स्वरूप ग्रह के वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी कम हो गया, जिससे और भी अधिक ठंडक हुई। इस अवधि की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए यह याद रखने योग्य है कि सवाना और इसी तरह के बायोम अत्यधिक जैविक रूप से उत्पादक प्रणालियां हैं, जो सवाना के 1 वर्ग किलोमीटर में उत्पादित होती हैं। प्रतिवर्ष 1500 टन तक बायोमास लगभग इस क्षेत्र में रहने वाले जीवित प्राणियों के बराबर है। अल्प जीवन काल वाली अत्यधिक पौष्टिक घास शाकाहारी जीवों को पोषित करती है, जिससे पोषक तत्वों का तेजी से पुनर्चक्रण सुनिश्चित होता है। परिणाम स्वरूप कार्बन बढ़े हुए सवाना क्षेत्र ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम करने में मदद की और तापमान में और गिरावट आई, जिसके परिणाम स्वरूप कई मिलियन वर्षों के दौरान औसत वैश्विक तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लगभग 6 डिग्री कम हो गया। 11 डिग्री ने पिछली अवधि के अधिकांश मेगाफोन को विलुप्त कर दिया। इस समय के सबसे उल्लेखनीय जानवर, जब विनोदी शराबी जानवरों के साथ साथ घोड़ों के प्रागैतिहासिक पूर्वज हिप्पेरियन सबसे बड़े मांसाहारी थे। एम्फिस आयोनिडी और हियनोडोन, जिनका वजन आधा टन तक था। संगीत ग्राफ के बाद यह देखना आसान है कि मध्य मायोसीन व्यवधान से शुरू होकर पृथ्वी आसानी से ठंडी हो गई और परिणाम स्वरूप दूसरे ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों की तीव्र वृद्धि हुई। लगभग 8 मिलियन वर्ष पहले जिस ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, अंटार्कटिक बर्फ की चादर तेजी से बढ़ने लगी। आर्कटिक महासागर में एक न पिघलने वाली ध्रुवीय टोपी बन गई और ग्रीनलैंड के जंगल तेजी से गायब होने लगे, जिससे ग्लेशियरों को रास्ता मिला। लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले मुख्य परीक्षा अभी बाकी थी। इस समय तापमान में गिरावट काफी तेज हो गई थी। महाद्वीपों की गति और वैश्विक समुद्र स्तर में गिरावट के कारण पनामा के इस्तमुस का निर्माण हुआ, जिसने उत्तर के बीच जलद मरुमध्य को मजबूती से बंद कर दिया और दक्षिण अमेरिका के परिणाम स्वरूप प्रशांत महासागर का गर्म भूमध्य रेखीय जल अब अटलांटिक धाराओं के साथ नहीं मिल सका और अटलांटिक का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। इसके अलावा रॉकी पर्वत भी इस समय तक काफी बढ़ गए थे। गर्म वायु धाराओं में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे ग्रह के चारों ओर गर्मी का संचार बाधित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश भूमि पर मौसमी तापमान में बदलाव और भी अधिक स्पष्ट हो गया और लगभग उसी समय तथाकथित घोरसे मटियामा में ग्लेशियर के विकास की दर में काफी वृद्धि हुई। उलटफेर हुआ, जिसके दौरान पृथ्वी के चुंबकीय मोती एक बार फिर 15,000 साल बाद उलट गए। हमारे ग्रह का सुरक्षात्मक क्षेत्र आज की तुलना में लगभग 4 गुना कमजोर था, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जानवरों और शैवाल के कई परिवारों के विलुप्त होने की इस घटना ने हमें एक नए भूवैज्ञानिक काल की शुरुआत के बारे में बात करने की अनुमति दी। प्लेस्टोसिन हिमनद इसकी विशिष्ट विशेषता बन गए। वे कभी कभी भूमि की सतह के 30% तक कब्जा कर आगे बढ़ते थे और फिर ध्रुवीय वृत्त से आगे निकल जाते थे, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुए। प्लेस्टोसिन की पहली छमाही हर 41,000 वर्षों में होने वाली वार्मिंग और शीतलन अवधि के साथ उल्लेखनीय रूप से सुसंगत थी। यह आवधिकता मिलनकोविक चक्रों के साथ बहुत निकटता से मेल खाती है। इसलिए यह माना जाता है कि यह पृथ्वी की कक्षा में प्राकृतिक उतार चढ़ाव है, जिसके कारण ग्लेशियरों की गति और जलवायु परिवर्तन ने अनिवार्य रूप से वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित किया है, ग्रह के निवासियों को फिर से आकार दिया है। वैश्विक शीतलन ने कई शाकाहारी जीवों को रोएंदार कोट पहनने और सहन करने के लिए बड़े होने के लिए मजबूर किया है। इस प्रकार ठंड में मैमथ और मास्टोडन, ऊनी गैंडे और अन्य शाकाहारी दिग्गज दिखाई दिए। मांसाहारी लोगों को भी इसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका महान ध्रुवीय भालू का घर था, जो एक भयानक जानवर था। अनुमान है कि इनका वजन 1200 किलोग्राम तक होता है, जो आज के रिश्तेदारों से 3 से 4 गुना अधिक है। दक्षिण में थोड़ा आगे तथाकथित भयानक भेड़िए रहते थे, जो आज के भेड़ियों के आकार से लगभग 2 गुने थे। यह सुझाव दिया गया है कि ये शिकारी 3 या 3 के झुंड में शिकार करते थे। 4 और उनकी ताकत और समन्वित कार्रवाई के लिए धन्यवाद बाइसन को चलाने और मारने में सक्षम थे। इस बीच लगभग 1 मिलियन साल पहले ग्लेशियर की शुरुआत की आवधिकता बाधित हो गई थी। शीतलन चक्र अनियमित हो गए और उनकी अवधि बढ़ गई। लगभग 1 लाख वर्षों के औसत के परिणाम स्वरूप तापमान विरोधाभास अधिक नाटकीय था और ग्लेशियरों की मोटाई भी अधिक भिन्न थी।
इस परिवर्तन को मध्य प्लेस्टोसिन संक्रमण कहा जाता है और इसके कारणों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है। सबसे व्यवहार्य संस्करण वह है जब पहले के ग्लेशियरों के खिसकने से उत्तरी अक्षांशों में आधारशिला को ढकने वाली रेजोलिथ की परतें नष्ट हो गईं। नए ग्लेशियर ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी कम फिसलन वाली चट्टानों पर जम गए, जिससे स्थापित चक्रीयता बाधित हो गई। एक अन्य कारण समुद्र के स्तर में गिरावट और ग्लेशियरों के बढ़ने के कारण बेरिंग जलडमरूमध्य का अवरुद्ध होना हो सकता है। यह घटना लगभग 9 लाख साल पहले हुई थी और प्रशांत महासागर से घुमावदार पानी आर्कटिक महासागर में बहना बंद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में और गिरावट आई और ठंडक में भी वृद्धि हुई। प्लेस्टोसिन के दौरान आधुनिक मानव के पूर्वज धीरे धीरे पूरे ग्रह में फैल गए। शोधकर्ताओं ने कई वैश्विक प्रवासों और कई छोटे प्रवासों के निशानों का दस्तावेजीकरण किया है। खानाबदोश संग्रहकर्ताओं और शिकारियों के रूप में इन प्राचीन जनजातियों ने प्रजनन और विभाजन में प्रतिस्पर्धा करते हुए नई भूमि की खोज की, जिससे दर्जनों अलग अलग रूपों को जन्म मिला। कुछ ने केवल हड्डियों और परित्यक्त स्थलों को पीछे छोड़ दिया, अन्य बहुत अधिक भाग्यशाली थे। वे प्लेस्टोसिन के अंत में सभी आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज बन गए। ऊपरी प्लेस्टोसिन के रूप में जाना जाता है, जो 129,000 साल पहले शुरू हुआ और 117,000 वर्षों तक जारी रहा। यह अधिकतम शीतलन का समय था और जीवित रहने के लिए एक भयंकर संघर्ष में सबसे बड़े ग्लेशियरों को आधुनिक मनुष्यों के क्रोमैनियन पूर्वजों ने मिटा दिया या आत्मसात कर लिया। प्राचीन जनजातियों के खतरों से बचने के प्रयास में अन्य सभी मानव समुदाय यूरेशिया और अफ्रीका से परे फैल गए, जो अब बेरिंग जलडमरूमध्य में एक भूमि मार्ग के कारण है। उन्होंने कई चरणों में उत्तरी अमेरिका में प्रवेश किया और इस प्रकार लगभग एक ही समय में कई भारतीय जनजातियों के पूर्वज बन गए। कुछ हजार किलोमीटर आगे दक्षिण में समुद्र के स्तर में गिरावट के कारण ऑस्ट्रेलिया की ओर रास्ता खुल गया और इस तरह लगभग 50,000 साल पहले मनुष्य इस अलग दुनिया में पहुंचे। पर्यावरण के व्यवस्थित ज्ञान के अभाव में एक प्रागैतिहासिक मनुष्य असमर्थ था। अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को समझने के लिए और अत्यधिक शोषणकारी तरीके से प्रकृति के साथ व्यवहार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक हरे स्वर्ग के रूप में दिखाई दिया, जो मनुष्यों के लिए अप्रयुक्त आसान शिकार से भरा हुआ था। लेकिन डिप्रोटोडोन और पॉलीकास्ट जैसे धीमे और बहुत स्मार्ट विशाल मार्सुपियल्स खड़े होने में असमर्थ साबित हुए। नया शिकारी जो चतुर था और 10,000 साल बाद बड़ी संख्या में आया, ऑस्ट्रेलिया के 45 किलोग्राम से बड़े अधिकांश जानवरों को उनका शिकार करने के लिए नष्ट कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने सक्रिय रूप से वनस्पति को आग लगा दी, जिससे जंगल में भीषण आग लग गई। इस तरह से शिकार किए गए अधिकांश खेल हार गए और झुलसे हुए क्षेत्र को विरल घास और झाड़ियों के अर्ध रेगिस्तान के साथ छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु शुष्क है और मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है, इसलिए एक बार जंगल नष्ट हो जाने के बाद यह फिर से उत्पन्न नहीं हो सकता है। अंततः जब समुद्र का स्तर फिर से बढ़ गया तो ऑस्ट्रेलियाई लोग एक सूखे महाद्वीप में फंस गए थे, जो हिंसक लड़ाई और लंबे समय तक अकाल के बाद अपनी बढ़ती आबादी को खिलाने में असमर्थ थे। जनसंख्या इष्टतम स्तर तक कम हो गई थी, लेकिन सभ्यता का रास्ता स्थानीय लोगों के लिए बंद हो गया था। माना जाता है कि जनजातियों में छाले का दृश्य लगभग 11700 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। अंतिम शीतलन अवधि के अंत के साथ ग्लेशियर पीछे हट गए। समुद्र का स्तर 35 मीटर बढ़ गया और पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट पहले से अनदेखे बायोम विकसित हो गए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नील घाटी थी और मेसोपोटामिया, लेकिन वास्तव में वहां पानी की प्रचुरता थी और उपजाऊ मिट्टी अनाज के लिए अनुकूल थी, जिसके बीज अत्यधिक पौष्टिक होते थे। आसपास रहने वाली जनजातियों को अब भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। प्रकृति प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए गैर प्रवासी या गतिहीन जीवन शैली ने खुद को स्थापित किया और बाद में खेती में विकसित हुई। कृषि की खासियत यह है कि इसके उत्पादों को संसाधित करने और संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। इस नेड ने निर्माण और मिट्टी के बर्तनों के विकास को प्रेरित किया। इसके बाद धातु का काम शुरू हुआ। इस प्रकार इतिहास है,
प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत में प्रौद्योगिकी धीरे धीरे अधिक परिष्कृत हो गई और पर्यावरण पर मानव प्रभाव बढ़ गया। वनों की कटाई और जुताई, सिंचाई और जल निकासी, विषाक्त हस्तशिल्प और शहरी विकास में वृद्धि हुई। विकास ने धीरे धीरे लंबे समय तक मानव बस्तियों के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को खराब कर दिया। हालांकि ये परिवर्तन स्थानीय थे और इन्हें अपरिवर्तनीय होने में सदियां लग गईं। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ तेजी से बदलाव शुरू हुआ। कारखानों की बढ़ती संख्या के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में नाटकीय वृद्धि के कारण सल्फर ऑक्साइड और अन्य पदार्थ भी वायुमंडल में छोड़े गए, जो जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और मजबूत एसिड बनाते हैं। ये आक्रामक यौगिक जम जाते हैं और मिट्टी और जल निकायों में जमा होने से धीरे धीरे जाली निर्जन हो गई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्सर्जन में विशेष रूप से तेजी से वृद्धि देखी गई। दुनिया भर में हजारों बिजली संयंत्र और कारखाने खुल गए और बढ़ते जीवन स्तर और तकनीकी प्रगति के कारण मोटर चालित परिवहन बन गया। व्यापक पैमाने पर चलने वाली यात्री कार बहुत अधिक अपशिष्ट पैदा नहीं करती है। सच्चाई यह है कि यह प्रतिदिन औसतन 15 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। यह प्रतिवर्ष 5.5 टन तक बढ़ जाती है। और अगर हम मानते हैं कि लगभग हैं इस समय ग्रह पर 1 अरब कारें और 400 मिलियन ट्रक हैं, यह स्पष्ट है कि अरबों टन की कुल मात्रा में ताप विद्युत संयंत्रों और कारखानों को भी ध्यान में रखा जाता है, जो 2022 में ग्रह के प्रदूषण में और भी अधिक योगदान करते हैं, मानव उत्सर्जित करेंगे। वायुमंडल में 38 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी सुना जा सकता है कि यह मात्रा ज्वालामुखीय उत्सर्जन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन यह एक खतरनाक गलतफहमी है। यदि आप वैज्ञानिक आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि ज्वालामुखी केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। प्रत्येक वर्ष वायुमंडल में 260 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड मानव प्रभाव से लगभग 150 गुना कम है। यदि हम वायुमंडलीय CO2 स्तरों के ग्राफ को देखें तो हम देखेंगे कि वे पहले ही 400 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच चुके हैं, जो कि तुलना में लगभग 35% अधिक है। मानव जाति के पूरे इतिहास में पिछली बार पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसके करीब था, जो वैश्विक हिमयुग से लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले था। और सबसे बुरी बात यह है कि यह आंकड़ा 100 साल से भी कम समय में पहुंचा है। वृद्धि अभी भी जारी है। इस प्रक्रिया से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खतरा क्या है? बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर पिघलेंगे और यह पहले से ही हो रहा है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियर जैकब शेवेन ने अपने पिघलने की दर में वृद्धि की है, जो सदी की शुरुआत के बाद से हर साल पूरी होती है। एज रिट्रीट 3 से 7 किलोमीटर अंतर्देशीय है। हाल के वर्षों में यह प्रक्रिया कुछ धीमी हो गई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक अस्थायी है। इसके अलावा वार्मिंग पहले से ही परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का कारण बन रही है। इससे कई बस्तियां और उत्तरी अक्षांश निर्जन हो जाते हैं और अस्थिर बर्फ के आवरण से समुद्री मत्स्य पालन बुरी तरह प्रभावित होता है। यह याद रखना चाहिए कि परमाफ्रॉस्ट एक विशाल ग्रहीय रेफ्रिजरेटर है, जिसमें अरबों टन कार्बनिक पदार्थ जमे हुए हैं। एक बार पिघलने के बाद यह कार्बन में परिवर्तित होकर विघटित होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार डाइऑक्साइड और मीथेन ने वार्मिंग को तेज कर दिया है। आगे की गणना से पता चलता है कि पृथ्वी के आकार में गिरावट से समुद्र का स्तर 66 मीटर तक पिघल जाएगा। न्यूयॉर्क, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में शंघाई, लंदन और कई अन्य देश आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाएंगे। नीदरलैंड्स, पोलिनेशिया या अमल प्रायद्वीप जैसे पूरे देश और क्षेत्र गायब हो जाएंगे। लाखों वर्ग किलोमीटर तटीय भूमि जलमग्न हो जाएगी और वहां की उपजाऊ भूमि और मानव बस्तियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। तेजी से गर्मी बढ़ेगी। इससे कई क्षेत्रों का क्षरण हो जाएगा, जंगल की आग बढ़ जाएगी और रेगिस्तान और भी बड़े हो जाएंगे। इन कारकों का संयोजन अनिवार्य रूप से दुनिया को एक नए वैश्विक विलुप्त होने की ओर ले जाएगा, और यह होगा। अब तक पिछले 500 वर्षों में बड़े जानवरों की लगभग 1000 प्रजातियां पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। कशेरुकी कीड़ों और भूमि पौधों की 35,000 से अधिक प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं।
और सभी उभयचरों की 40% और स्तनधारियों की 25% सहित विलुप्त होने का खतरा है। इनमें वे प्रजातियां शामिल हैं जो मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। केले जैसे पौधे और मधुमक्खियां जैसी प्रजातियां, उनके निधन से हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है और यह बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। आधुनिक मनुष्य खुद को बुद्धिमान और सभ्य होने की कल्पना करते हैं, फिर भी कभी कभी प्रागैतिहासिक मनुष्यों की तुलना में अधिक लापरवाह व्यवहार करें। अनुचित महत्वाकांक्षा और सत्ता के लाभ की खोज ने बार बार पर्यावरणीय आपदाओं को जन्म दिया है, जिससे पता चलता है कि आधुनिक मनुष्य प्रागैतिहासिक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों से बहुत दूर नहीं है, जिन्होंने विरासत में मिली समृद्ध भूमि को अपने हाथों से नष्ट कर दिया था। हमारे ग्रह की देखभाल करना मत सीखो। हमारे ग्रह का अंत अपमानजनक रूप से हो जाएगा और हम केवल दूर के तारों के बारे में सपने देखेंगे।